प्यारे विद्यार्थियों, आज हम करेंगे हिंदी व्याकरण और मानक रचना विधि कक्षा 9 का अध्याय भाषा और लिपि। मनुष्य के मन में अनेक विचार आते हैं। उन विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए उसे कई तरीके प्रयोग में लाने पड़ते हैं। जैसे ट्रैफिक लाइट द्वारा दाएं बाएं रुकने या फिर चलने का संकेत मिलता है। बस का कंडक्टर बस को रोकने या चलाने के लिए अलग अलग तरह की सीटी बजाता है। प्लेटफॉर्म पर गार्ड हरी झंडी दिखाकर और सीटी बजाकर रेलगाड़ी के चलने का संकेत देता है। बच्चा रोकर अपनी भूख का संकेत देता है। गूंगा अपनी अस्पष्ट ध्वनियों या संकेतों से अपनी बात कहता है। ये सभी भाषा संकेत ही हैं, फिर भी इन्हें भाषा नहीं कहा जा सकता। भाषा शब्द का प्रयोग मानव कंठ से निकलने वाली व्यक्त सार्थक ध्वनियों के लिए किया जाता है। यद्यपि मानव कंठ से खूं खूं, तिक तिक आदि कई तरह की ध्वनियां निकलती हैं, तथापि इन ध्वनियों का या तो कोई अर्थ नहीं होता और यदि होता भी है तो बहुत ही सीमित होता है। अतः इनको भाषा नहीं कहते हैं। किंतु जब मानव कंठ से निकली ध्वनियाँ अर्थपूर्ण शब्दों का निर्माण करती हैं और उन शब्दों का वाक्यों में प्रयोग किया जाता है, तब वे भाषा के अंतर्गत आती हैं। अतः भाषा की परिभाषा में लिखने के लिए सही शब्द क्या है? वो हैं जिस साधन के द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों या विचारों को बोलकर प्रकट करता है, उसे भाषा कहते हैं। इस आधार पर भाषा के दो रूप हैं, मौखिक भाषा और लिखती भाषा। भाषा का लिखती रूप ही वास्तव में लिपि कहलाता है। आपने इस बात को स्पष्टतः याद रखना है। नंबर 1, मौखिक भाषा। जब मनुष्य मुंह से बोलकर अपने विचारों को दूसरों पर प्रकट करता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा की आधारभूत इकाई ध्वनि है। हर भाषा की अपनी ध्वनियाँ होती हैं, जिनके परस्पर संयोग से शब्द बनते हैं और शब्दों के सार्थक रूप वाक्यों में प्रयुक्त होते हैं। नंबर 2 है लिखती भाषा। जब मनुष्य अपने विचारों को लिखकर दूसरों पर प्रकट करता है, उसे लिखती भाषा कहते हैं। लिखती भाषा की आधारभूत इकाई वर्ण है। इस चित्र को ध्यान से देखिए। हमने अभी किया है भाषा के प्रकार। बोलकर मीन्स मौखिक भाषा, लिखकर मीन्स लिखती भाषा। इस चित्र को आपने याद रखना है। अब हम जानेंगे हिंदी की उपभाषाएं और बोलियां। उपभाषा प्रत्येक 5-10 किलोमीटर पर बोली थोड़ी बहुत बदल जाती है, किंतु उसके सामान्य रूप में कोई परिवर्तन नहीं आता। इसी सामान्य रूप को उपभाषा कहते हैं। इससे क्षेत्र विशेष लोग साहित्य रचना भी करते हैं। एक उपभाषा के क्षेत्र में कई बोलियां हो सकती हैं। बोली किसी छोटे से क्षेत्र में किसी भाषा का बोले जाने वाला रूप स्थानीय होता है। इसी रूप को बोली कहते हैं। हिंदी की उपभाषाओं और बोलियों में कुछ में उच्च कोटि का साहित्य भी रचा गया है। पूर्वी हिंदी की अवधी बोली में तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस की रचना जगत प्रसिद्ध है। इसी प्रकार बिहारी हिंदी की मैथिली बोली में विद्यापति द्वारा पदावली की रचना की गई है। हिंदी की प्रमुख 5 उपभाषाएं हैं, जिनकी भिन्न भिन्न बोलियां हैं। इनका विवरण इस प्रकार है। इस विवरण को करने से पहले आप जरूरी प्रश्न देखें। पहला प्रश्न जो है
भाषा और लिपि के संबंध में जो पूछा जाता है वो ये है कि भाषा किसे कहते हैं, इसके कितने रूप हैं, मौखिक भाषा तथा लिखित भाषा क्या होती है, उसके पश्चात हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं और कितनी बोलियां हैं, इनके नाम बताएं, या उपभाषा किसे कहते हैं और बोली किसे कहा जाता है। ये सभी जरूरी प्रश्न आपने याद रखने हैं। हिंदी की उपभाषाएं, बोलियां और बोली क्षेत्र। प्यारे बच्चों, हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं जिनमें पश्चिमी हिंदी 1 नंबर पर आती है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो बोलियां आती हैं वो हैं खड़ी बोली या कोरवी। इस बोली को हिंदी भाषा का आधार माना जाता है। दूसरी है ब्रज भाषा। तीसरी है बुंदेली, जो बुंदेलखंड के इलाके में बोली जाती है। कन्नौजी नंबर 4 पर है। फिर हरियाणवी या भांगरू। खड़ी बोली या कोरवी। खड़ी बोली या कोरवी का जो बोली क्षेत्र है वो दिल्ली, मेरठ, देहरादून, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, इन इलाकों में खड़ी बोली या कोरवी बोली जाती है। नंबर 2 पे है ब्रज भाषा। आपने हमेशा याद रखना है कि कृष्ण साहित्य अर्थात भगवान कृष्ण से संबंधित जो साहित्य या रचना लिखी गई हैं वो ब्रज भाषा में लिखी गई हैं और वो जो क्षेत्र है वो ब्रज का क्षेत्र कहलाता है। इसीलिए ब्रज भाषा का जो बोली क्षेत्र है उसमें मथुरा, आगरा तथा अलीगढ़ गिने जाते हैं। नंबर 3 पे है बोली बुंदेली। बुंदेली बोली का जो क्षेत्र है वो बुंदेलखंड है और आजकल इस क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में जालौन, झांसी तथा मध्य प्रदेश में भोपाल, ग्वालियर के इलाके आते हैं। अगली बोली है कन्नौजी। कन्नौजी के अंतर्गत कन्नौज उत्तर प्रदेश का इलाका, रोहतक हरियाणा में है, करनाल तथा नाभा, इन सभी क्षेत्रों में कन्नौजी बोली आती है। इसके बाद आती है बोली हरियाणवी या इसे बांगरू भी कहा जाता है क्योंकि ये बांगर इलाके की बोली है। पटियाला के पूर्वी भाग, हिसार के पूर्वी भाग, दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्र, इन सभी इलाकों में हरियाणवी या बांगुर बोली जाती है। अब हमने पश्चिमी हिंदी जो कि हिंदी की उपभाषा है इसके अंतर्गत आने वाली बोलियां तथा उनके क्षेत्र किए हैं। अब हम चलते हैं पूर्वी हिंदी जो हिंदी भाषा की दूसरी उपभाषा है। इसके अंतर्गत आती है अवधी, बघेली तथा छत्तीसगढ़ी, 3 जो हैं बोलियां पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। आओ जानते हैं इनके क्षेत्रों के बारे में। अवधी उत्तर प्रदेश में लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर, फैजाबाद, इलाहाबाद, फतेहाबाद, कानपुर, जौनपुर, इन इलाकों में अवधी बोली जाती है। बघेली छत्तीसगढ़ में रीवा, दमोह, मंडला, जबलपुर तथा बालाघाट, इन क्षेत्रों में अवधी भाषा बोली बोली जाती है। छत्तीसगढ़ी छत्तीसगढ़ के इलाकों में बोली जाती है और इनमें मध्य प्रदेश में रायपुर, रामपुर, बिलासपुर ये क्षेत्र गिने जाते हैं। तीसरी उपभाषा है राजस्थानी हिंदी। इसके अंतर्गत आती है जयपुरी, मालवी, मारवाड़ी तथा भीली। जयपुरी के जो क्षेत्र हैं वो हैं जयपुर, अजमेर, किशनगढ़। इसी तरह मालवी जो राजस्थानी है उसके अंतर्गत जो इलाके आते हैं वो हैं इंदौर, उज्जैन, भोपाल। तीसरी जो बोली है राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत वो है मारवाड़ी और इसके क्षेत्र हैं जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर तथा मेवाड़। अगली है भीली
भील क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं, जिनमें राजस्थान, गुजरात तथा मध्य प्रदेश का सीमावर्ती जो इलाका है वो सारा भीली के अंतर्गत गिना जाता है। नंबर 4 पर हिंदी भाषा की उपभाषा है पहाड़ी हिंदी। इसके अंतर्गत आती है पश्चिमी हिंदी तथा मध्यवर्ती हिंदी। इसमें है शिमला, मंडी, चंबा तथा सीमावर्ती प्रदेश। इसी तरह मध्यवर्ती पहाड़ी के अंतर्गत आती है गढ़वाली तथा कुमाऊं। पांचवी तथा अंतिमवीं उपभाषा है बिहारी हिंदी। इसके अंतर्गत भोजपुरी, मगही तथा मैथिली बोलियां आती हैं। भोजपुरी का जो इलाका है वो है गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़ तथा गोरखपुर। इसी तरह मगही जो है वो मगध इलाके में बोली जाती है और जिसे आजकल पटना तथा गया के नाम से जाना जाता है। मैथिली जो है वो दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर आदि इलाकों में बोली जाती है। अब आपने जो याद रखना है, सबसे ज़रूरी है, हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं उनके नाम बताएं। हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं, जिसके अंतर्गत पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी तथा बिहारी हिंदी, ये आपने याद रखना है। या आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, पश्चिमी हिंदी की बोलियों के नाम बताएं, तो आपने बताना है खड़ी बोलियां कौरवी, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणवी। या आपसे पूछा जा सकता है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आने वाली जो है बोलियां बताएं, उसमें आपने हमेशा याद रखना है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। इसी तरह राजस्थानी हिंदी की बोलियों के नाम जयपुरी, मालवी, मारवाड़ी तथा भीली। इसी तरह से पहाड़ी हिंदी पश्चिमी पहाड़ी और मध्यवर्ती पहाड़ी। या आपसे पूछा जा सकता है बिहारी हिंदी की बोलियों के नाम, तो आपने याद रखना है भोजपुरी, मगही और मैथिली। ये जो जरूरी प्रश्न है ये आपने याद रखने हैं। एक प्रश्न और भी आपसे पूछा जा सकता है कि हिंदी की उपभाषाओं की कितनी बोलियां हैं, तो आपने आपकी किताब के अनुसार याद रखना है कि इसमें 17 बोलियां दी गई हैं, अदरवाइज यह 18 गिना जाता है। भारत के नक्शे में मध्य भाग को जरा आप देखें, और इस मध्य भाग में आपको हिंदी क्षेत्र की सभी बोलियां और उनके क्षेत्र दिखाए गए हैं। मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी, मगही, मैथिली, कुमाऊनी, बांगरू या हरियाणवी, गढ़वाली। इस चित्र के माध्यम से आप हिंदी भाषा की बोली और उसके क्षेत्र को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम जानेंगे लिपि के बारे में। इसके संबंध में हम पहले भी थोड़ी चर्चा कर चुके हैं, आओ थोड़ा जानते हैं विस्तार से। मौखिक भाषा की आधारभूत इकाई ध्वनि है, मतलब जो हम भाषा बोलते हैं उसकी जो आधारभूत इकाई वो ध्वनि है। हम बातचीत करते समय जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उनका कोई आकार नहीं होता, वे तो केवल ध्वनि को ही प्रकट करते हैं। प्रत्येक ध्वनि को लिखने के लिए कोई ना कोई चिन्ह बनाया जाता है। इन्हीं ध्वनि चिन्हों को लिपि कहते हैं, अर्थात भाषा का जो लिखती रूप है। आप मुख से बोल रहे हैं लेकिन उसका जो लिखती रूप है वो लिपि है। वस्तुतः लिपि किसी भाषा विशेष की ध्वनियों को लिखने का एक सुव्यवस्थित तरीका है, मतलब एक सिस्टेमेटिक वे है। अतः मौखिक ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने के लिए जो चिन्ह प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें लिपि कहते हैं। आपसे ये सीधा प्रश्न पूछा जाएगा, लिपि क्या होती है, तो आपने याद रखना है कि मौखिक ध्वनियों के लिखती रूप को प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे हम लिपि कहते हैं। विश्व में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जिनको लिखने के लिए अनेक लिपियां हैं। कुछ भाषाओं और उनकी लिपियों का नाम इस प्रकार है। हिंदी भाषा और इसकी लिपि क्या है? देवनागरी। इसकी उदाहरण है वह स्कूल जाती है। पंजाबी भाषा की लिपि गुरमुखी है। इसकी उदाहरण देखिए, वह
ओह स्कूल जाती है, और हिंदी में क्या था, वह स्कूल जाती है। संस्कृत में देखिए, संस्कृत की जो लिपि है वो देवनागरी है, उसकी उदाहरण सा विद्यालयम गच्छति। अंग्रेजी भाषा की जो लिपि है वो रोमन है, इसकी उदाहरण है शी गोज टू स्कूल। देवनागरी, गुरुमुखी व रोमन लिपियां बाईं से दाईं ओर लिखी जाती हैं, इस बात को आपने याद रखना है। और इस स्लाइड में आपने रखना है याद कि जो भाषा है, कौन सी भाषा, उसकी लिपि कौन सी है। जिस तरह हिंदी की देवनागरी, पंजाबी की गुरुमुखी, संस्कृत की भी देवनागरी है, और अंग्रेजी की भी जो है वो रोमन है। अन्य कुछ भाषाएं और उनकी लिपियां। भाषा है फ्रेंच और जर्मन, इनकी लिपियां कौन सी हैं, रोमन। अंग्रेजी भी रोमन में है, फ्रेंच और जर्मन भी रोमन में ही है, ये बाईं से दाईं ओर लिखी जाती हैं। नेपाली और मराठी, इनकी जो लिपि है वो देवनागरी है, इसका लिखने का तरीका बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। अरबी भाषा, इसकी जो लिपि है वो अरबी है, इसकी जो लिखने का जिसका तरीका है वो दाईं से बाईं ओर लिखा जाता है। उर्दू और फारसी, इन दोनों भाषाओं की लिपि भी फारसी है, और ये भी जो है दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। आपने भाषाओं और उनकी लिपियों के संबंध में रट लेना है, क्योंकि ज़्यादातर प्रश्न इसी में से पूछे जाते हैं। व्याकरण। मोहन खाना खाती है, संगीता स्कूल जाता है, मेरे को पानी पिला दीजिए। इन तीनों वाक्यों में आपको कुछ अटपटा जरूर लगा होगा। उपर्युक्त तीनों वाक्य शुद्ध हैं। पहले वाक्य में पुल्लिंग, मोहन के अनुसार क्रिया भी पुल्लिंग होनी चाहिए थी, अर्थात मोहन खाना खाती है की जगह मोहन खाना खाता है होना चाहिए था। दूसरे वाक्य में स्त्रीलिंग, संगीता के अनुसार क्रिया भी स्त्रीलिंग होनी चाहिए थी, अर्थात संगीता स्कूल जाता है की जगह संगीता स्कूल जाती है होना चाहिए था। तीसरे वाक्य में मेरे को गलत सर्वनाम का प्रयोग किया गया है, ये भी एक अशुद्ध वाक्य है। इन वाक्यों का शुद्ध रूप इस प्रकार है, मोहन खाना खाता है, संगीता स्कूल जाती है, मुझे पानी पिला दीजिए। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान व्याकरण द्वारा होता है। व्याकरण के नियमों के ज्ञान से शुद्ध बोलना, पढ़ना व लिखना आता है। अतएव व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा के नियमों को जानकर शुद्ध बोलना, पढ़ना व लिखना सीखते हैं। इसमें से आपसे सीधा प्रश्न पूछा जाता है, व्याकरण किसे कहते हैं, तो आपने क्या कहना है, व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा के नियमों को जानकर शुद्ध बोलना, पढ़ना व लिखना सीखते हैं। व्याकरण के अंग, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर अलग अलग प्रकार के पेपरों में ये पूछा जाता है। व्याकरण के अंग, व्याकरण के मुख्यतः निम्नलिखित 3 अंग माने जाते हैं। आपने इसे रट लेना है और अपनी कापियों पर लिख लेना है कि व्याकरण के 3 अंग हैं। पहला है वर्ण विचार, वर्ण मीन्स अक्षर, जिसमें वर्णों के आकार, उनके भेद, वर्ण संयोग, वर्ण विच्छेद आदि पर विचार किया जाता है, वो वर्ण विचार कहलाता है। फिर है शब्द विचार, इसमें शब्द, उसके भेद, शब्द उत्पत्ति, रचना तथा रूपांतर आदि पर विचार किया जाता है। नंबर 3 है वाक्य विचार, इसमें वाक्य के भेद, विश्लेषण, संश्लेषण, वाक्य परिवर्तन आदि पर विचार किया जाता है। आपने याद रखना है व्याकरण के 3 अंग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार तथा वाक्य विचार। प्यारे बच्चों, आपने हिंदी भाषा तथा भाषा और लिपि के अंतर को जाना है। आओ हम अब समझते हैं भाषा के कुछ अन्य भेद। मातृभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा और मानक भाषा के संबंध में। मातृभाषा, जिस भाषा को बालक बचपन में अपनी माँ से सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। नंबर 2 पर है राजभाषा,
जिस भाषा का प्रयोग किसी देश में सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में होता है उसे राजभाषा कहते हैं। भारत की राजभाषा हिंदी है और अंग्रेजी हमारी सह राजभाषा है। इस बात को आपने याद रख लेना है, इसे आपने कंठस्थ कर लेना है। राष्ट्रभाषा। प्यारे बच्चों, भारत में अनेक भाषाएं बोली, पढ़ी, लिखी और सुनी जाती हैं। सब प्रदेशों की अपनी अलग भाषा है। भारतीय संविधान ने 22 भाषाओं को स्वीकार किया है, जिसमें संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, असमिया, पंजाबी, नेपाली, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, गुजराती, बांग्ला, उड़िया, कश्मीरी, कोंकणी, मणिपुर, मराठी, मलयालम, मैथिली, डोगरी, बोडो, संथाली और सिंधी आती हैं। इन सभी भाषाओं का प्रयोग अपने अपने क्षेत्र में ही किया जाता है, पर हिंदी को पूरे भारत में बोला जाता है, इसलिए इसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। अपितु इस बात को लेकर काफी मतभेद है। आपने स्पष्टतः याद रखना है कि हिंदी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं, परंतु इसके ज़्यादा क्षेत्र में बोले जाने के कारण इसे सम्मानपूर्वक राष्ट्रभाषा कह दिया जाता है। नंबर 4 है मानक भाषा। मानक हिंदी भाषा का ही मानक रूप होता है। इसे शिक्षा और कार्यालय के कामों आदि में प्रयोग किया जाता है। सभी भाषाओं के विविध रूप को मानक कहते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम जानेंगे हिंदी भाषा का भारतीय संविधान में स्थान। हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में 14 सितंबर सन 1949 को स्वीकार किया गया। इसीलिए 14 सितंबर को हर वर्ष हम राष्ट्रीय हिंदी दिवस के तौर पर मनाते हैं। इसके बाद संविधान में राजभाषा के संबंध में धारा 343 से धारा 352 तक की व्यवस्था की गई है। इसकी स्मृति को ताज़ा रखने के लिए 14 सितंबर का दिन प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, जैसा कि अभी हमने जाना है। धारा 343 एक के अनुसार भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी होगी। संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय स्वरूप अर्थात 1, 2, 3 आदि होगा। संसद का कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जा सकता है, परंतु राज्यसभा के सभापति महोदय या लोकसभा के अध्यक्ष महोदय विशेष परिस्थिति में सदन के किसी सदस्य को अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकते हैं। संविधान का अनुच्छेद 120 किन प्रयोजनों के लिए केवल हिंदी का प्रयोग किया जाना है, किन के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग आवश्यक है और किन कार्यों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाना है, यह राजभाषा अधिनियम 1963, राजभाषा अधिनियम 1976 और उनके अंतर्गत समय समय पर राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय की ओर से जारी किए गए निर्देशों द्वारा निर्धारित किया गया है। प्यारे बच्चों, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाएं। 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं को संवैधानिक मान्यता दी गई है और इसमें नंबर 1 पर असमिया, नंबर 2 उड़िया, नंबर 3 उर्दू, नंबर 4 कन्नड़, नंबर 5 कश्मीरी, नंबर 6 कोंकणी, नंबर 7 गुजराती,
नंबर 8 डोगरी, नंबर 9 तमिल, नंबर 10 तेलुगु, नंबर 11 नेपाली, नंबर 12 पंजाबी, नंबर 13 बांग्ला, नंबर 14 बोडो, नंबर 15 मणिपुरी, नंबर 16 मराठी, नंबर 17 मलयालम, नंबर 18 मैथिली, नंबर 19 संथाली, नंबर 20 संस्कृत, नंबर 21 सिंधी, नंबर 22 हिंदी हैं। प्यारे बच्चों, आओ कुछ अन्य बातें भाषा के संबंध में जानते हैं। भारतीय नोट पर कितनी भाषाएं लिखी होती हैं? ये एक जानने योग्य बात है। जिन नोटों का आप प्रतिदिन इस्तेमाल करते हैं, क्या आपको पता है कि उन नोटों पर कितनी भाषाएं लिखी रहती हैं? अगर नहीं तो चलिए हम आपको बताते हैं। रुपया भारत की राष्ट्रीय मुद्रा है। इसका बाजार नियामक और जारीकर्ता भारतीय रिजर्व बैंक है। नए प्रतीक चिन्ह के आने से पहले रुपए को हिंदी में दर्शाने के लिए रुपए और अंग्रेजी में RE, RS और RP का प्रयोग किया जाता था। भारतीय रुपए के नोट के भाषा पटल पर भारत की 22 सरकारी भाषाओं में से 17 भाषाओं में उनका मूल्य मुद्रित है, अर्थात लिखा हुआ है। हिंदी और अंग्रेजी के अलावा भारतीय नोट में 15 भाषाओं का इस्तेमाल होता है। कोई भी नोट जैसे 10, 20, 50 पर हिंदी और अंग्रेजी के साथ असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू में उसकी कीमत लिखी होती है। हिंदी और अंग्रेजी का इस्तेमाल नोट के अगले हिस्से में होता है। बाकी भाषाएं नोट के पिछले हिस्से पर लिखी होती हैं। अब आपने अपनी जेब से एक नोट निकालना है और देखना है कि 15 भाषाएं किस तरफ लिखी हुई हैं। आप देखेंगे कि एक तरफा 15 भाषाएं हैं और हिंदी और अंग्रेजी दूसरी साइड में लिखी हुई हैं। और एक ज़रूरी बात आपने और नोट करनी है कि जो 15 भाषाएं आप नोट पर लिखी देख रहे हैं, वो 15 भाषाएं अल्फ़ाबेटिकली होती हैं, अर्थात पहले ए वाली अर्थात असमिया पहले नंबर पर होगी और बाकी BCD इस तरह से सभी भाषाएं क्रमांक में लगी होंगी और उन भाषाओं में उस नोट की कीमत लिखी होगी, अर्थात अगर 10 का नोट है तो 10 रुपए लिखा होगा। इस अध्याय में हम जरूरी प्रश्नों पर एक नज़र डालते हैं। पहला प्रश्न देखिए, भाषा के कितने रूप हैं, उनके नाम लिखिए। आपने पहली स्लाइड में इसके संबंध में जानकारी एकत्रित की थी। भाषा के कितने रूप हैं? भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक भाषा और लिखती भाषा। इसी तरह अभी हमने किया है व्याकरण के मुख्यतः कितने अंग हैं, उनके नाम लिखिए। व्याकरण के मुख्यतः 3 अंग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तीसरा प्रश्न है, रचना की दृष्टि से भाषा की सबसे लघु इकाई का नाम लिखिए। इसी तरह से प्रश्न है, मौखिक भाषा की आधारभूत इकाई क्या है? हिंदी की लिपि कौन सी है? पंजाबी की लिपि का नाम लिखिए। रोमन लिपि में लिखी जाने वाली किसी भाषा का नाम लिखिए। बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाने वाली किसी एक भाषा और लिपि का नाम लिखिए। दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाने वाली किसी एक भाषा और लिपि का नाम लिखिए। नेपाली और मराठी भाषाओं की लिपि कौन सी है? ये सभी प्रश्न आपने स्वयं से करने हैं तथा देखना है कि क्या आपने सही तरीके से इस अध्याय को समझा है या नहीं। आज के लिए धन्यवाद।